बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय होमियोस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये कोई ऑर्गेनिज़म है, तो इस ऑर्गेनिज़म के अंदर की जो कंडीशंस हैं उसको मैं कहूँगी इंटरनल इन्वामेंट। मतलब उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं, जो भी मैकेनिज़्म हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरनल इन्वामेंट। इसी तरीके से एक और इन्वामेंट है जो इस ऑर्गेनिज़म की बॉडी के बाहर है, तो उसको मैं क्या कहूँगी? एक्सटर्नल इन्वामेंट। एक्सटर्नल इन्वामेंट का मतलब यह है कि उसकी सराउंडिंग में चीज़ों की पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, वाटर कितना अवेलेबल है या नहीं है, इस सब को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इन्वामेंट। अब हमें पता है कि जो एक्सटर्नल इन्वामेंट होता है वो टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है? चेंज। जैसे आप टेम्परेचर देखिए, सर्दियाँ होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, टेम्परेचर क्या करता है? चेंज। तो क्या उस टेम्परेचर के चेंज की वजह से हमारा इंटरनल इन्वामेंट भी चेंज होता है? तो इसका आंसर क्या है? नो। एक्सटर्नल इन्वामेंट में चेंजेस की वजह से इंटरनल इन्वामेंट चेंज नहीं होता। किसकी वजह से नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस होमियोस्टेसिस। क्रेडिट सारा किसको जाता है? होमियोस्टेसिस। क्योंकि होमियोस्टेसिस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कोशिश करता है कि हमारी बॉडी की जितना भी इंटरनल इन्वामेंट है वो क्या रहे? वो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी वो चेंज ना हो। जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो इंटरनल इन्वामेंट यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? हमेशा 37। अब हमेशा 37 रहता है बाहर, चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, टेम्परेचर माइनस में चला जाए या टेम्परेचर 45 तक चला जाए, लेकिन हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? 37। हमारा इंटरनल इन्वामेंट चेंज नहीं होता। तो ये सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस ये काम 3 तरीके से करता है, यानी हमारी बॉडी को 3 तरीके से मेंटेन करता है। एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सेकेंड प्रोसेस इज नॉन एज थर्मोरेगुलेशन एंड लास्ट प्रोसेस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। इन 3 प्रोसेसेस की मदद से क्या होता है? होमियोस्टेसिस, यानी बॉडी को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाता है, उसको कांस्टेंट कंडीशन में रखा जाता है। Osmoregulation mean first word is osmo, which is related to osmosis, and osmosis is the movement of water. तो वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना, ना ज़्यादा होने देना या ना कम होने देना, ये सब किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ osmoregulation. Osmoregulation is responsible for the maintenance of water and solutes in the body. Thermoregulation, as the name indicate, it is related to maintenance of temperature. And last one is excretion. Excretion is responsible for the removal of waste material from the body. तो ये हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होमियोस्टेसिस का। उसमें हमने कहा 3 तरह के प्रोसेस आते हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। चलिए अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, लेकिन स्पेसिफिकली हम किस में बात करते हैं? इन प्लांट्स। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास 3 तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज आइसोटोनिक। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये इसका सराउंडिंग है, दिस वन इज सेल। तो इस सेल के बाहर का ये जो इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, ये 3 तरह का होता है: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वाटर पोटेंशियल यानी वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? हमारे पास कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ये आपका सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में जो ब्लू कलर है इससे हम वाटर को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये ब्लू डॉट्स जो हैं, और जो रेड है हमारे पास ये हम इससे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे? सोल्यूट। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मैंने रेड डॉट्स बहुत ज़्यादा ड्रॉ किए हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर सोल्यूट क्या है? ज़्यादा है। अब आ जाते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब वो होता है जिसमें वाटर पोटेंशियल क्या हो? ज़्यादा हो, और सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो? कम हो। तो इस तरह के सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। चलिए अगर हम ड्रॉ करें तो हमें पता है वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज़ मोर, तो हम ब्लू डॉट ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे।
जबकि हमारे पास जो सोल्यूट है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। आइसोमीन सेम एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हों, बराबर हों, यानी वाटर भी और सोल्यूट भी, तो उसको आप क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड हमारे पास 3 तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ बहुत गौर से देखनी है कि अगर हम एक सेल को, प्लांट सेल को या किसी भी हम सेल को, फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, एक को हमने किस सोल्यूशन में रख देते हैं, हाइपरटोनिक, दूसरे को हाइपोटोनिक और तीसरे को हम किस में रख लेते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन में हम रख देते हैं। अब एक सेल है जो कि इस तरह के सोल्यूशन में पड़ा है जो कि क्या है, हाइपरटोनिक, जिसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो उस सूरत में बाहर से हमारे पास तो उस सूरत में सेल के अंदर जितना भी वाटर है, अब चूँकि आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वाटर की कमी है, तो सेल के अंदर से जितना भी वाटर है वो बेटे क्या करेगा, सेल में से निकल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप कहते हैं एग्जॉस्मोसिस। एग्जॉस्मोसिस यानी मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल। तो सेल से बाहर हमारे पास क्या आ रहा है, पानी निकल रहा है। अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखेंगे तो उस सूरत में बाहर चूँकि वाटर ज़्यादा है तो वो किधर जाना शुरू हो जाएगा, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज एंड ऑस्मोसिस। ठीक हो गया। और लास्ट वाली कंडीशन में जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, मतलब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने कहा है कि 3 तरह के सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, सोल्यूट की ज़्यादा होती है। हाइपो में वाटर की ज़्यादा होती है, सोल्यूट की कम होती है। आइसो में सेम होती है। जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर जितना पानी होता है वो बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोस्मोसिस। जबकि हाइपरटोनिक में जब हम सेल को रखते हैं तो सेल के अंदर से हमारे पास जितना भी सराउंडिंग में वाटर है वो किधर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने एक अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को पढ़ना है। ओके बेटे, अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे, यहाँ पर ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स का मैं जिक्र करती हूँ, डेट इज़ हाइड्रोफाइट्स। पहला जो पौधा है, पहले जो पौधों की कैटेगरी है उसको मैं क्या कहती हूँ, हाइड्रोफाइट। सेकेंड इज़ नॉन एज ज़ीरोफाइट एंड थर्ड इज़ नॉन एज मीज़ोफाइट। और एक और तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो बेटे हमने क्या कहा, हमने कहा ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड इज़ ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। साथ साथ में हम इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग, या फिर जिसे हम कह सकते हैं डेफिनेशन। ओके बेटे, फर्स्ट वन इज़ हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है, इस तरह के प्लांट्स को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लांट। ऐसे पौधे जो बहुत ड्राई कंडीशंस में रहते हैं जैसे डेजर्ट वगैरह, सहरा वगैरह, उस तरह के पौधों को आप क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स। थर्ड वन इज़ मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं। मॉडरेट इन्वायरमेंट का मतलब है जहाँ पर ना तो पानी कम है ना ही पानी ज़्यादा है, मतलब दरमियाना किस्म का हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है। और लास्ट में है हेलो मीन सॉल्ट और फाइट मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। तो चारों की हमने डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, डेट इज़
प्रॉब्लम। अब हम ये देखेंगे इन चारों पौधों को। अब एक पौधा है जो हाइड्रोफाइट है, यानी जो बहुत पानी के अंदर रह रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो उसको प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर। उसको किस चीज़ का मसले का सामना करना पड़ रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम फ्लडिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो ज़ीरोफाइट्स की क्या है? कॉमन सेंस की बात है। इट्स आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी है, पानी बहुत कम है हमारे पास, वाटर की हम कह सकते हैं शॉर्टेज है। तो ये किसका प्रॉब्लम है हमारे पास? ज़ीरोफाइट का। और मीज़ोफाइट का अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही डिहाइड्रेशन का मसला है और ना ही हम कह सकते हैं फ्लडिंग का मसला है। ना पानी ज़्यादा है ना पानी कम है। और हेलोफाइट्स, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, नमकियात ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तो ये उसके लिए क्या है? कम है, प्रॉब्लम है। देखिए जब नमक ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वाटर की क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। ये किसका इशू है? हेलोफाइट्स का। अब हम तीनों की क्या पढ़ते हैं बेटे? एडाप्टेशंस। एडाप्टेशंस का मतलब है कि ये पौधे फिर भी ज़िंदा हैं, तो आखिर ये किस तरह ज़िंदा है, ये ख़ुद को किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, इनमें कौन कौन से एस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज़्म हैं। सबसे पहले हम अगर हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो कहते हैं हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बहुत ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जब पत्ते बड़े होंगे तो स्टोमेटा भी क्या होंगे बच्चे? बहुत ज़्यादा होंगे। एक्सेस ऑफ क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। अब जब बड़े पत्ते होंगे, स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पौधे से बाहर निकाल देना। तो इनका यही हाल है कि अगर ये ज़्यादा पानी में रह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने जिस्म से बाहर निकाल दें। दूसरा ये क्या करते हैं? ये कभी भी वाटर को स्टोर नहीं करते। दे डू नॉट स्टोर वाटर। ये कभी भी वाटर को स्टोर नहीं करते। तीसरा, इनकी बॉडी के बाहर जो कवरिंग होती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो काफ़ी पतली होती है या फिर क्या होती है? एब्सेंट होती है, यानी कि मौजूद ही नहीं होती। ठीक है। बड़े पत्ते हैं, ज़्यादा स्टोमेटा है, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, पानी को स्टोर नहीं करेंगे और क्यूटिकल भी थिन है। जितनी पतली क्यूटिकल होगी उतना पानी आसानी से बाहर जाएगा। एग्जाम्पल भी हम साथ साथ देख लेंगे। जैसे हम कहते हैं वाटर लिली, जो पानी के अंदर रहने वाले पौधे हैं। ठीक है। सेकंड आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स खुद को कैसे खुश्की में, सहरा में कैसे सर्वाइव कराते हैं? तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहली बात जो है वो ये कि ये ट्राई करते हैं कि रिड्यूस लेवल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये कहते हैं कि पानी ज़्यादा जिस्म से बाहर ना जाए। अब पानी जिस्म से बाहर ना जाए उसके लिए ये क्या करेंगे? मोस्टली ये स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं? क्लोज रखते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटे? क्लोज होते हैं। अब होता ये है कि दूसरी बात ये है कि इनकी लीफ भी रिड्यूस हो जाते हैं। इनके पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं, जैसे इधर हमने कहा था ना बड़े होते हैं, यहाँ पर बहुत छोटे होते हैं और सम टाइम तो बिल्कुल किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइन लाइक, यानी कांटों की शक्ल में जो है आपको नज़र आते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें तो दे हैव सनकन स्टोमेटा, यानी कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत डिप्रेशंस में पाए जाते हैं, यानी बहुत छुपी हुई जगहों पे जो सामने नहीं होती, जो अंदर गहराइयाँ होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है कम स्टोमेटा होंगे, छुपे हुए होंगे, तो वो कम कम पानी को बाहर लेकर जाएंगे। फोर्थ हमारे पास क्या है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ सकुलेंट ऑर्गन। अल्लाह ताला ने इनको इस काबिल बनाया है कि ये अपने जो पानी होता है, जब बारिश होती है या किसी सूरत पानी जब आ जाता है तो उस पानी को लीव्स में या स्टेम के अंदर क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। फिर वो लीव्स और स्टेम बहुत ज़्यादा जूसी बन जाती हैं। इस तरह के ऑर्गन्स को आप क्या कहते हैं? सकुलेंट ऑर्गन। जैसे एलोवेरा होता है, आप उसकी लीव्स जहन में लेकर आएँ तो वो कितने जूसी होते हैं। तो इसी तरीके से ये अडेप्टेशन है। पहला, ट्रांसपायरेशन को कम करेंगे, इनके पत्ते भी कम हो जाते हैं, स्टोमेटा भी अंदर छुपे हुए होते हैं और ये क्या बनाते हैं? सकुलेंट ऑर्गन। ओके। मीज़ोफाइट में मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसा इनका कोई मसला नहीं है। तो इनमें बड़ी ही दरमियानी किस्म की, यानी मॉडरेट लेवल की हमारे पास क्या होती है? ट्रांसपायरेशन होती है, यानी जितना पानी बाहर लेकर जाना चाहिए उतना ही जाएगा। इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनका साइज़ क्या होगा बच्चे? मीडियम, बहुत दरमियाने किस्म के। ये बहुत बड़े पत्ते होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, और इनके किस तरह के होते हैं? दरमियाने किस्म के। थोड़े बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को भी क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। क्यूटिकल इनकी भी क्या होती है? थिन होती है। देखिए ये ब्रॉड लीव्स होते हैं, इनमें स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, इनमें कम होंगे और इनमें दरमियाने किस्म के होंगे। अब हम आ जाते हैं
हेलोफाइट्स के ऊपर। ये बात याद रखिएगा कि ये जो पौधे होते हैं ये सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में। ऐसी मिट्टी जो क्या होती है, सलाइन, यानी जो नमकियात से भरी होती है, जो नमकीन मिट्टी होती है। कहते हैं ऐसे पौधे जो सलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उनको मसला ये होता है कि वो ज़मीन से पानी जज़्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो वही मिट्टी के अंदर जो नमकियात हैं उनकी वजह से ये ज़मीन के अंदर से पानी को जज़्ब नहीं कर सकते, तो उसी मिट्टी पे उन्होंने गुजारा करना होता है। तो आखिर इनकी क्या अडेप्टेशन है, ज़रा जहन में जो है ना इस बात को अच्छे से सोचिएगा कि पहला तरीका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये एक प्लांट सेल है बच्चे, ये उसका न्यूक्लियस है, और आपको पता है प्लांट्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल। ये प्लांट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे आइंस को, कौन कौन से, सोडियम और एक क्लोराइड आइन, इन दोनों आइंस को किसके अंदर भर लेते हैं, वैक्यूल के अंदर। अब ये वैक्यूल सोडियम और क्लोराइड से क्या हो चुका है बेटे, भर चुका है। तो ज़ाहिर है जब सारा नमक यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सारे नमक से फ्री हो जाएगा, यानी कि वो नमक जो सॉल्ट है, जो आइंस हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस या बाकी ऑर्गेनेल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जितने आइंस हैं उनको हमने किसके अंदर बंद कर दिया है, वैक्यूल के अंदर। अब जब ज़ाहिर है सारे आइंस वैक्यूल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब है कि अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वाटर भी क्या करेगा, इन प्लांट सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो उनको जो दो मसले थे, एक नमक ज़्यादा है वो भी अंदर हमने जो है ना कवर कर लिया, और दूसरा वाटर शॉर्टेज है। तो ज़ाहिर अंदर जब नमक ज़्यादा इकट्ठा होगा तो वाटर भी अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो इनको सर्वाइवल में हेल्प होती है। दूसरी एक नई चीज़ है वो ये कि सम टाइम कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर क्या रखते होते हैं, कंपैटिबल सोल्यूट्स। इसका दूसरा नाम होता है ऑस्मोप्रोटेक्टेंट। क्या नाम होता है, ऑस्मोप्रोटेक्टेंट। होता ये बेटे कि ये कुछ ख़ास सोल्यूट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया या शुगर अल्कोहल हो गया, जिसको सॉर्बिटॉल भी कहते हैं। ये सेल्स अपने अंदर ये कंपाउंड्स को रखते हैं। जब इन कंपाउंड्स को रखते हैं तो ये कंपाउंड्स इनके एंजाइम्स को या इनकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करते, और ये इजीली क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, वाटर लिली। ज़ीरोफाइट्स की आपको पता है कैक्टस होती है, ठीक है। मीज़ोफाइट नॉर्मल है, राइस भी आप कह सकते हैं, वीट भी कह सकते हैं। अब हेलोफाइट्स की आपने मुझे बतानी है कि कौन सी जो है ना वो एग्जांपल है। तो ये हमने पढ़ लिया कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे 4 तरह के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स।